साल 2026 में भारत को चला कौन रहा है? आज हम जरा गहराई से देखने जा रहे हैं उन खास चेहरों और उन अहम पदों को जो हमारे देश की दिशा तय कर रहे हैं, सबसे ऊंचे दफ्तरों से लेकर हमारी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था संभालने वालों तक। सोचिए जरा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इसे चलाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। तो फिर कौन है वो लोग जो इस इतनी बड़ी मशीनरी के पहियों को घुमा रहे हैं? आइए भारत के इस पूरे लीडरशिप स्ट्रक्चर को एक एक करके समझते हैं। इसे बेहतर समझने के लिए हम भारत के शासन के 5 मेन पिलर्स यानी स्तंभों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले राष्ट्र के सर्वोच्च कार्यालय, फिर कानून और न्याय, उसके बाद देश की रक्षा, फिर अर्थव्यवस्था का प्रबंधन और आखिर में कुछ प्रमुख आयोग और एजेंसियां। तो चलिए पहले स्तंभ से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्र के सबसे ऊंचे दफ्तरों की। ये वो पद हैं जो देश के औपचारिक और कार्यकारी प्रमुख के तौर पर दुनिया के सामने भारत का चेहरा है। तो देश की कमान संवैधानिक तौर पर इन 3 सबसे बड़े अधिकारियों के हाथ में है। सबसे पहले हमारी 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो पूरे राष्ट्र की प्रमुख हैं। फिर आते हैं 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो सरकार के असली कार्यकारी प्रमुख हैं। और तीसरे हैं 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी। ये तीनों पद मिलकर भारत की संवैधानिक व्यवस्था की नींव रखते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे स्तंभ पर, वो लोग जो कानून बनाते भी हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। ये वो लोग और संस्थाएं हैं जो हमारे संविधान की हिफाजत करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि सबको न्याय मिले। अब देखिए, नामों पर आने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इन न्यायिक प्रमुखों की भूमिका आखिर है क्या। ये सिर्फ जज नहीं हैं, बल्कि हमारे संविधान के गार्डियन हैं, संरक्षक हैं। इनका काम ये पक्का करना है कि कानूनों की सही ढंग से व्याख्या हो और हर किसी के लिए न्याय आसान हो। तो ये है हमारे कानून के मैदान के बड़े खिलाड़ी। न्यायपालिका के शिखर पर है भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत। सरकार के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार हैं 16वें अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, और उनका साथ देते हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। और हाँ, पर्यावरण से जुड़े जो भी बड़े और संवेदनशील मामले होते हैं, उन्हें देखते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। अब जरा संसद के अंदर झांकते हैं, हमारी लोकतंत्र के मंदिर में। ऊपरी सदन यानी राज्यसभा, उसके सभापति हैं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी, और वहां विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। वहीं निचले सदन यानी लोकसभा के 18वें स्पीकर हैं ओम बिरला, और विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी। और हाँ, इस पूरे लोकतंत्र के मेले को, मतलब चुनावी प्रक्रिया को, कौन देख रहा है? वो हैं ज्ञानेश कुमार, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में इनकी भूमिका सबसे अहम है। अच्छा, यहाँ एक कन्फ्यूजन है जो अक्सर लोगों को होता है। CAG और CGA सुनने में एक जैसे लगते हैं पर हैं बिल्कुल अलग। CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो अभी 15वें कैग संजय मूर्ति हैं। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो सरकार के सारे खर्चों का ऑडिट करती है, मतलब सरकार के हिसाब किताब पर नजर रखती है। वहीं दूसरी तरफ CGA यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जो TCA कल्याणी है, वो वित्त मंत्रालय के अंदर काम करती हैं और अकाउंटिंग के मामलों पर सरकार को सलाह देती हैं। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ की ओर, राष्ट्र की रक्षा। ये वो लोग हैं जिनके कंधों पर हमारी सीमाओं और हमारी आंतरिक सुरक्षा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी सेनाओं की जो कमांड स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है। सबसे ऊपर सुप्रीम कमांडर होती हैं हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। फिर आते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, जिनका काम तीनों सेनाओं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बीच तालमेल बिठाना है। और फिर हैं तीनों सेनाओं के अपने अपने चीफ, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। अच्छा, अब बात करते हैं उन लोगों की जो पर्दे के पीछे रहकर देश की सुरक्षा पक्की करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA अजीत डोभाल, ये तो देश की सुरक्षा की पूरी स्ट्रैटेजी को लीड करते हैं। फिर है पराग जैन, जो हमारी बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ को संभालते हैं, और तपन कुमार डेका, जो देश के अंदर की खुफिया एजेंसी IB के हेड हैं। और हाँ, बड़े मामलों की जांच करने वाली CBI के डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद, और फाइनेंशियल मामलों की जांच करने वाली ED के डायरेक्टर हैं राहुल नवीन।
सेना के साथ साथ हमारे पास कई अहम अर्धसैनिक बल भी हैं जो देश की आंतरिक सुरक्षा में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये केवल आपको बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एनएसजी जैसे बड़े बलों के डायरेक्टर्स जनरल के बारे में बता रही हैं, जो हर तरह की सिक्योरिटी चुनौतियों का सामना करते हैं। ठीक है, सुरक्षा की बात हो गई। अब आते हैं चौथे स्तंभ पर। देश की अर्थव्यवस्था को कौन संभाल रहा है? ये वो लोग हैं जो भारत के फाइनेंशियल फ्रेमवर्क को बनाते हैं और देश के विकास को गति देते हैं। देश की इकोनॉमिक प्लानिंग की जब बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है नीति आयोग का, जो सरकार का मेन थिंक टैंक है। इसके अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री ही होते हैं, नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष है सुमन के बेरी और सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। ये तीनों मिलकर देश के लिए लंबी अवधि की नीतियां बनाते हैं। लेकिन इकोनॉमी को मैनेज करने में और भी कई बड़े खिलाड़ी हैं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन, जो पूरी ब्यूरोक्रेसी के हेड हैं। फिर सबसे अहम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा, जिनके हाथ में ब्याज दरें और महंगाई जैसी बड़ी चीजों की लगाम होती है। और हाँ, शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी के चेयरमैन हैं ताहीन कांता पांडे। देखिए, किसी भी देश के विकास के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, और इस मोर्चे पर सरकार को सलाह देने का काम करते हैं अजय कुमार सूद, जो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने विश्लेषण के पांचवें और आखिरी स्तंभ पर। ये हैं वो खास कमीशन और एजेंसियां जो एक तरह से वॉचडॉग का काम करती हैं, यानी जवाबदेही और अधिकारों को सुनिश्चित करती हैं। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग हैं और ये रहे उनके अध्यक्ष, जैसे मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम, महिलाओं के अधिकारों के लिए विजय किशोर राहटकर, देश के आईएएस आईपीएस अफसरों को चुनने वाली संस्था यूपीएससी के हेड हैं डॉक्टर अजय कुमार, और केंद्र और राज्यों के बीच पैसों के बंटवारे का फॉर्मूला तय करने वाले 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। और आखिर में एक छोटी सी नज़र देश की कुछ सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों पर भी डाल लेते हैं, जिन्हें हम महारत्न कहते हैं। ये कंपनियां हमारे इंडस्ट्रियल और एनर्जी सेक्टर की रीढ़ हैं, और इनके प्रमुख देश की इकोनॉमी में सीधा सीधा योगदान देते हैं। तो अभी हमने जिन भी लोगों के बारे में बात की, वो सिर्फ नाम या पद नहीं है। असल में यही वो कलेक्टिव लीडरशिप है जो मिलकर 2026 में भारत का रास्ता तय कर रही है।